हेलो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को तो जानते ही होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि कोई भी शख्स कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और जो तकलीफ़ें हैं ये कामयाबी की सच्चाइयाँ होती हैं। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही होगा और ज़िंदगी में हमेशा फूलों से भरी हुई राहें मिलेंगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ज़िंदगी की ये सच्चाई है कि अगर हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस हमें छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखो। कितनी बड़ी बात कही। हमें आगे कामयाब होने के लिए हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज हम लोग एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विभव पढ़ेंगे। आवेशित गोले के कारण विभव पढ़ा जाएगा आज बच्चों। देखिए बच्चों, जो गोला होते हैं स्फीयर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं हालो, खोखला, एक को कहते हैं ठोस, सॉलिड। हालो स्फीयर बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हालो कंडक्टिंग स्फीयर, एक होता है हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसी तरह सॉलिड स्फीयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और एक को बोला करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी इसको हम बोलते हैं खोखला चालक गोला, खोखला चालक गोला, खोखला अचालक गोला, ठोस चालक गोला, ठोस अचालक गोला। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर चूँकि ये खोखला है, इसमें अगर हम आवेश दे दें तो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे ऐसे करके इसकी सतह पर संपूर्ण आवेश समान रूप से वितरित होता है, चूँकि अंदर मटेरियल ही नहीं होता। ऐसे ही ये नॉन कंडक्टिंग है तो मतलब खोखला अचालक गोला है। इस पर भी जो आवेश होता है इसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। ये सॉलिड है, मतलब इधर आवेश हो सकते हैं, लेकिन क्या है चालक गोला है, तो जैसे अंदर आवेश रखोगे भी तो चलकर सतह पर आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम चालक होता है। चालक का मतलब होता है कि अगर आप चार्ज दे भी दें आंतरिक बिंदुओं पर तो चालक में आवेश स्वयं चल सकता है, तो चलकर पृष्ठ पर ही वितरित होता है। और ये अचालक है, यानी जहाँ पर आवेश ना चल पा रहे हों। और ठोस गोला है, इसका मतलब इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। मतलब आवेश कुछ इस तरह से चालक पर वितरित होते हैं। लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें बच्चों तो ये जो तीन गोले हैं, इन तीनों गोलों पर आवेश का जो वितरण है वो एक सा है। तीनों पर सतह पर ही आवेश वितरित है। तो हम केस इसको एक देखते हैं। केस इसको फर्स्ट के नाम से जानेंगे और एक दूसरा हम इसको पढ़ेंगे, ये हम लोगों का केस सेकंड रहेगा। मतलब हम गोले पर दो हेडिंग पढ़ेंगे, एक इनके लिए यानी हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए एक सा केस आएगा, मतलब एक सा सभी के लिए उत्तर होंगे। तो हम सभी का मतलब तीनों की एक ही हेडिंग डाल के एक बार ही निगमन कर लेंगे। और इसके लिए थोड़ी अलग हो जाता है तो हम केस नंबर 2 इसको पढ़ेंगे। इस तरह से जो स्फीयर होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए और केस नंबर पहला देखते हैं। हाँ, केस पहला यानी समान रूप से आवेशित गोलों के कारण जो विभव निकालना है। तो गोले आपको दो प्रकार के मिले कुल मिला के, एक में जिस पर आवेश केवल पृष्ठ पर वितरित होता है, एक संपूर्ण आयतन पर वितरित होता है। तो जो फर्स्ट है उसमें हमने देखा था कि हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों पर आवेश केवल उस पृष्ठ पर ही वितरित था, तो इनके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो गोले 3 प्रकार के हैं, इन गोलों के लिए वैद्युत विभव हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, इन पर हम क्या करें कि एक हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला या ठोस चालक गोला, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लिया गया जिसके पृष्ठ पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। इस गोले के बाहर एक बिंदु ए है, पृष्ठ पर एक बिंदु बी है, ऐसे करके ये केंद्र है। यहाँ से बाहर हमने एक बिंदु ए मान लिया है स्मॉल ए, यहाँ पृष्ठ पर एक बिंदु हमने बी मान लिया है स्मॉल बी मान लिया, और अंदर एक बिंदु हमने सी मान लिया। इन तीनों पर हमें विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, और इसकी जो त्रिज्या है टोटल वो कैपिटल आर है। ये मान लो ये दूरी है जो इसको आर नॉट से दिखा रहे हैं, ये बी की दूरी तो कैपिटल आर ही हो जाएगी, और जो ये दूरी है ए की दूरी केंद्र से, उसको हम आर से व्यक्त करें। अब इसी को हम लोग माना करके लिख लें, फिर ए पर हमें विभव चाहिए, बी पर चाहिए और सी पर चाहिए। अब जब भी हमें विभव चाहिए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल वी बराबर माइनस का ई इंटू डी आर, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, मतलब ई का मान हमें पता होना चाहिए, ई का मान उठा के यहाँ रख दें, आर के सापेक्ष समाकलन कर दें, तो हमें विभव निकलना चालू हो जाएगा। मतलब हमें विभव निकालना कैसे है ये पता चल जाएगा। तो कुल मिला के पहले हम माना करके लिख लें, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसके बाहर एक बिंदु ए है, पृष्ठ पर बी है, और आंतरिक एक बिंदु सी है। इन पर हमें विभव चाहिए, तो विभव चाहिए तो उसके लिए हमें ई चाहिए तीनों बिंदु पर। ई हम ज्ञात करके वी ज्ञात करेंगे सूत्र का उपयोग करके। चलो ठीक है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, माना देखिए बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके पृष्ठ पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है, ये हमने दिखाया है। गोले के बाहर केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है, कैपिटल आर दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु बी है, कैपिटल आर दूरी पर पृष्ठ पर, यहाँ पृष्ठ पर ही एक बिंदु बी है, वह आर नॉट दूरी पर आंतरिक बिंदु एक सी है, जिन पर हमें विभव की गणना करनी है, ए पर भी करनी, बी पर भी और सी पर। इसके लिए हमने क्या करा कि ए बी सी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे पहले, जो हम पीछे गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ाए थे, वहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाले थे तीनों जगह पर। तो वैद्युत क्षेत्र में पहले से पता होता है तो वैद्युत क्षेत्र रखेंगे। इसके पश्चात डेल वी बराबर माइनस ई इंटू डेल आर का उपयोग करके वैद्युत विभव की गणना करनी है। बस ये काम हमें करना है। तो चलिए ठीक है, लिखें। अब हम लोग ये आउटसाइड बिंदु जो बी है, बाहर एक बिंदु बाहर जो एक बिंदु बी है, ए है, इस पर हम लोग गणना कर रहे हैं, तो ये लिख लें। इसके बाद हम बिंदु ए पर चेक कर रहे हैं, ए पर, तो जिसमें से पहली हेडिंग डाल लें बिंदु ए पर देखा जाए, यानी इसमें से पहली हेडिंग डाल लीजिए इन आउटसाइड ए, और जो आर बड़ा है कैपिटल आर से, यहाँ पर देख रहे हैं बाहर बिंदु ए पर आउटसाइड पॉइंट ए है जिस पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो पहले हमें करना क्या है, वी ए लिखना है। ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हमें पता है के क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। पृष्ठ पर कितनी होती है, के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर होती है। अंदर कितनी होती है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ करती है 0। ये हम गाउस की प्रमेय में पढ़े थे, और तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे गाउस के प्रमेय का उपयोग करें। तो पहले हमें इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके पश्चात वैद्युत विभव के लिए, अब हमें वैद्युत विभव चाहिए, तो वैद्युत विभव के लिए सूत्र लगा दिया जाए बेटा। वैद्युत विभव के लिए सूत्र होता है डेल वी बराबर माइनस समाकलन ई इंटू डी आर, ये लगा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखें बेटा,
वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिखें तो लिमिट ले ली जाए v, मान लीजिए हम a पर चाह रहे हैं तो va माइनस v अनंत, यहाँ से लेके अनंत के बीच ले रहे हैं, यहाँ से अनंत बराबर, यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ पर आपको बताया था ये अपर लिमिट है, मतलब a पॉइंट इधर होगा, यहाँ पर अनंत पॉइंट ये होगा। ये हमने e लिखा और ये लिखा डी आर कास थीटा। ई का मान लिख सकते हो तो के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर, और दोनों देखिए इन दोनों कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यूँ होगी, ये ई की डायरेक्शन है और हम इसको अनंत तक ले जा रहे हैं तो डेल आर की भी डायरेक्शन यू। तो कास थीटा मतलब जब हम लोग वेक्टर हटाया करते हैं तो वेक्टर हटाते हैं तो कास थीटा होता है, थीटा इन दोनों के बीच होता है, तो कास जीरो का मान 1 हो जाए। कुल मिला के ये आ गया। ये हमेशा ध्यान दो, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हमें पता है कि ए और अनंत पर जो विभव है उसको शून्य माना गया है भौतिक विज्ञान में, बराबर माइनस हमने उसी तरह लिख दिया। ये पॉइंट रखे, ये पॉइंट रखा है, ए पॉइंट रखा है, इसी तरह ये अनंत का पॉइंट रखा है। तो अब यहाँ पर चूंकि दूरी के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए ओ से ए तक की दूरी रख दी जाए, तो ए की जगह आ जाएगा आर, और ए से लेके जो अनंत तक की दूरी है वो अनंत ही है। ये पॉइंट हमने यहाँ रखा था बेटा, ये पॉइंट देख के यहाँ पॉइंट रख दिए थे, अब उन पॉइंटों की डिस्टेंस रख दी है हमने, तो ये आपका हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसका आसानी से समाकलन कर लो, तो ये वी ए बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू, आर स्क्वायर है, के क्यू बाहर, और समाकलन करना है अनंत से आर के बीच, किसका 1/r स्क्वायर डी आर का। तो जब भी हम लोग आर स्क्वायर का समाकलन करते हैं 1/r स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं r की घात -2, और समाकलन का जो फंडा होता है कि घात में 1 बढ़ा दो और उतने का ही बटा कर दो। तो इसको अगर देखा जाए तो -2 से 1 हट जाता तो माइनस का 1 बचता, बटे -2 से 1, तो ये माइनस का 1 बचता। कुल मिला के माइनस का 1/r लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के 1/r स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो माइनस का 1/r, तो वी ए बराबर लिखते हैं माइनस के क्यू, उसी तरह, और इसको लिखते हैं माइनस का 1/r और आर टू अनंत के बीच। अब उठा के लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आर की जगह आर एक बार रख देना, एक बार आर की जगह अनंत रख दें, तो 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा। कुल मिला के 1/r लिखा है, 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा, 1/r माइनस का, तो माई प्लस का हो गया। वी ए बराबर लिखा है के क्यू अपान स्मॉल आर, के क्यू अपान आर। ये उत्तर आया। बिंदु ए पर जो विभव होगा के क्यू अपान आर, और जो बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो के क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। इस सूत्र को देख के आप एक बात आवश्यक रूप से समझ लें कि यही सूत्र आया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब यही खोखले गोले के कारण भी वैद्युत विभव आ रहा है, यानी खोखले गोले के कारण जो वैद्युत विभव ए पर बाहर जो वैद्युत विभव मिला करता है वो ऐसा ही होता है जैसे बिंदु आवेश के कारण होता है। मतलब बिंदु, ये बिंदु की तरह माना जा सकता है अगर बाहर पहुंच रहा है तो। चलिए ठीक है, उतारें इसको। इसके बाद बी पर देखें, फिर सी पर। तो इन सरफेस डालिए, इसका दूसरा नंबर इन सरफेस, ए बी, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर के बराबर है। अब देखिए हम बी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लें, तो बी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सूत्र होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, और वैद्युत विभव के लिए वैसे ही हम देख लें के लिए हम लोगों ने सूत्र लगाया ये, इससे हम लोग निकाल रहे हैं बेटा। तो फिर से वही करेंगे, अब यहाँ पर बी कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे तो बी से अनंत की ओर लेंगे, तो बी से अनंत लेंगे, सब कुछ वही होगा। यहाँ कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर के सापेक्ष कैपिटल आर पर वैद्युत क्षेत्र निकाल कर डेल आर बढ़ाएंगे। इसे हमने यहाँ पर लिया था इसको,
तो अब यहाँ की जगह हम लोग यहाँ ले रहे हैं। छोटा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी होगी और यहाँ से छोटा सा विस्थापन डी कैपिटल आर करेंगे। तो यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ बिंदु बी की जो दूरी है वो कैपिटल आर होगी क्योंकि ये पृष्ठ पर है। यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ बी पर हो जाएगा कैपिटल के क्यू बाहर हो जाएगा, 1/r स्क्वायर का कैपिटल आर स्क्वायर का डी आर के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग r रख रहे हैं, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r की जगह r ही रखना है, दोबारा r की जगह अनंत रखना है, 1/, 0 हो जाएगा, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा। ये बिंदु B पर फाइनली उसी तरह से पूरा सेम टू सेम निगमन हो जाएगा जैसा हमने 1 पर किया था। तो B पर के लिए आप सीधे लिख सकते हो जो स्मॉल r है, मतलब जो डिस्टेंस थी वो कैपिटल R के बराबर है। इस बार जो r यहाँ लिए थे स्मॉल r, वो स्मॉल r उठा के कैपिटल R के बराबर कर दिए। तो आपको करना क्या था, ये उतारने के बाद सीधे ये उतार सकते हो, मतलब दोनों का निगमन एक सा होता है। आप लिख लो जैसा आप समझे। अब तीसरा नंबर देखते हैं, अंदर यानी इनसाइड पॉइंट हम ले लें। इनसाइड पर पॉइंट कौन सा लिए हैं, सी पॉइंट सी पर, और ये है आर नाट छोटा है कैपिटल आर से, ये लिखना। अब सी पर जो हमें पता है कि इसके अंदर, चूंकि यहाँ से गॉसियन प्लेट खींचे गए तो इसके अंदर एक भी आवेश नहीं है, तो अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य होती है। वैद्युत विभव के लिए फिर से ही लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम बिंदु सी ले रहे हैं, सी और 2 कैपिटल आर ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान दें, थोड़ी मज़ा आ जाएगी। यहाँ पर भैया एक और लिमिट, जो ये लिमिट ली जाती है, इसके संबंध में मैं बेटा बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, गौर से देखिए। जब हमने यहाँ पर देखा था तो वैद्युत क्षेत्र यानी E और दूरी R के बीच जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा था, तो जब तक हम लोग पृष्ठ पर नहीं पहुँच जाते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच जाते पृष्ठ पर, यानी ये इधर आपका इनसाइड था और इधर आपका आउटसाइड था और ये सरफेस है। तो सरफेस तक जब तक नहीं पहुँच जाते तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। और इसके बाद आपका ग्राफ कुछ यूँ चलता है, अचानक पृष्ठ पर कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, अचानक जैसे पृष्ठ को टच किया अचानक मिल गया, तो ये मिला। इसके बाद फिर ऐसे करके घट जाती है। ये E और R के बीच ग्राफ होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूटी, मतलब जो ग्राफ है उसकी कंटिन्यूटी देखें तो यहाँ से लेके यानी कैपिटल R से लेके अनंत तक एक कंटिन्यूटी ये थी। जैसे कि मान लो हम बिंदु C पर चाह रहे हैं, ऐसे करके हमने एक कंटिन्यूटी दिखा दी, इसको ऐसे करके हमने एक कंटिन्यूटी ऐसे करके दिखाई। ये मान लो यहाँ बिंदु A था, तो A पर यहाँ से लेके मैंने अनंत तक की लिमिट ले सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यू फलन है। ए यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर B था, यहाँ C है, तो यहाँ से लेके मैंने अनंत तक ले लिया था। उस समय आपको याद हो तो यहाँ A लिए थे, यहाँ अनंत लिए थे। फिर जब हम पृष्ठ पर निकाले तो यहाँ से लेके अनंत तक ये पृष्ठ था और ये अनंत था, यहाँ तक कंटिन्यू फंक्शन है, तो हमने B से लेके अनंत तक भी ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमें C लेना है। C आपका देखिए, C पॉइंट कहीं यहाँ है, यहाँ ये C है, ये आपका B पॉइंट, ये पॉइंट आपका A था, तो A से अनंत तक ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब B से अनंत तक ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन C से अनंत तक नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि अब जो ये अब इन साइड पर जो ग्राफ है वो 0 से लेके यानी मूल बिंदु से लेके कैपिटल R तक सतत है, और जहाँ साइड से यानी ये सरफेस से लेके जो अनंत तक था वो कंटिन्यू था ग्राफ। तो हमने A से अनंत तक लिमिट ले सकते थे, इधर A और अनंत ले लिए थे।
बी अनंत ले लिए थे, ठीक था, लेकिन अब सी अनंत लेना गलत है, इसलिए इसको हम लेंगे कहाँ तक ग्राफ कंटिन्यू, तो आर तक। तो हम यहाँ कैपिटल आर ले रहे हैं, यानी कुल मिला के बिंदु बी ले लें, बिंदु बी तक। अब इसको हमने कहा ऊपर रखा करिए, तो हमने यहाँ रखा, इसको हमने कहा नीचे रखिए, यहाँ पर हमने रख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर ई का मान 0 रख दें और बाकी चीज़ें वहीं उतार दें। अब देखिए दोस्तों यहाँ, तो यहाँ वी सी माइनस वी बी बराबर, जब 0 का गुणा कर दोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिला के इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो वी सी बराबर वी बी, इसका मतलब हमें समझ में ये आया कि जो सी बिंदु पर विभव होगा उतना ही होगा जो बिंदु बी पर होगा, यानी अंदर जो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन अंदर विद्युत विभव शून्य नहीं होता, अंदर विद्युत विभव कांस्टेंट होता है, क्योंकि बी पर जो विभव होता है वो सूत्र होता है के क्यू अपान कैपिटल आर होता है, और यही उत्तर आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम निकाल रहे थे आर नाट दूरी पर जो वेरिएबल है इसका, यानी परिवर्ती फंक्शन है, वो आर है। आर जैसे यहाँ पर लो तो कुछ और आर नाट आता, यहाँ पर लिया जाए तो कुछ और आर नाट आएगा। आर नाट मतलब अंदर की जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ आर नाट कहीं आया ही नहीं, मतलब चाहे इस पॉइंट की चर्चा करी जाए चाहे इस पॉइंट की चर्चा करी जाए, दोनों के लिए सूत्र लगेगा के क्यू अपान कैपिटल आर, और कैपिटल आर दोनों के लिए सेम रहेगा। इस पॉइंट के लिए भी कैपिटल आर वही है, इस पॉइंट के लिए भी कैपिटल आर वही, कुल मिला के कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन अंदर जो विद्युत विभव होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो चलिए ठीक है, इसको लिखें। तीनों बिंदुओं पर हमने विद्युत विभव की चर्चा कर ली। लिखे बेटा, ये समझ में आया होगा कुछ। इसका 0 करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 का समाकलन क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई, 0 का समाकलन कांस्टेंट। अच्छा बताइए कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? माने मैं 5 का कह दूँ बताइए x के सापेक्ष अवकलन करो तो 0 लिखते हो ना। और जो अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, यानी इसका मतलब 0 का समाकलन करें तो क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब वैसे भी ये आप बता रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये कांस्टेंट, अंदर वैल्यू कांस्टेंट होती है ये। अच्छा यहाँ 0 क्यों लिखे? अच्छा देखिए 0 से हमने गुणा करा 0। समाकलन का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंटों को सभी को जोड़ दो। जैसे एक पॉइंट हमें पता चल जाए उससे कितने पॉइंट हैं उन सभी को जोड़ देना। जोड़ना मतलब समाकलन। एक पॉइंट का हमें विभव पता चला 0, यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो 0 0 0 0 0 कहाँ तक जोड़ डाले? बी से लेके सभी जगह 0 0 0 करके बी से लेके सी तक जोड़ डाले तो टोटल कितना है? 0। अब 0 का योग फिर जब इधर भेज दिए तो पक्षांतर ये हो गया। जो कांस्टेंट होता है ये वैसे बता रहा है कि कांस्टेंट होना चाहिए था, तो कांस्टेंट है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों के, तो उतारिए इसको। और इस पर अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देख लिया जाए। देखिए हमें समझ में आया, देखिए दोनों ग्राफ देखे ले रहे हैं। या हमें समझ में आया कि अगर हम लोग गोला ले लें, ऐसे खोखला गोला जिसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है कैपिटल Q कूलाम, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है अंदर 0 होता है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और बाहर के लिए सूत्र होता है के क्यू अपान स्मॉल आर। अगर ये केंद्र है और हम लोग देखें बेटा, और यहाँ ई और आर के बीच ग्राफ खींचे, ई और आर के बीच, और इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान के रखी है, और इसको हम कहते हैं इनसाइड, इनसाइड, और इसको कहते हैं आउटसाइड, और ये सरफेस है कैपिटल आर। तो यहाँ विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है ई और आर के बीच हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अचानक बेटा ऐसे करके यूं करके यूं हो जाती है। अचानक सरफेस पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलेगी और फिर आर स्क्वायर के विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो ये हमने लिख दिया, आर स्क्वायर के विद्युत क्रमानुपाती ग्राफ ऐसे जाएगा, ये समांतर होकर छूट जाता बेटा।
क्योंकि दो समानता एक दूसरे के अनंत पर, अनंत रखने पर ई शून्य आएगा, अनंत पर शून्य होगा। चलिए ठीक है, लेकिन आज हमें देखना है विभव के बीच। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था यदि इस पर आवेश समान रूप से वितरित है कैपिटल Q कूलम, तो अंदर जो विभव होता है कांस्टेंट। V बराबर सूत्र होता है K Q अपान कैपिटल R होता है। कैपिटल R इसकी त्रिज्या होती है, ये केंद्र है। कुल मिला के कांस्टेंट होता है, आंतरिक किसी बिंदु पर निर्भर नहीं करता। और जो बाहर होता है V बराबर सूत्र होता है K Q अपान स्मॉल r। अगर हम लोग इस पर विभव V और R के बीच बात करें तो बेटा ये आपका पृष्ठ के इधर है, तो इसको हम बोलेंगे इनसाइड, और ये जो बाहर है इसको बोलेंगे आउटसाइड। इनसाइड के लिए कांस्टेंट है, मतलब ये न घट रहा है न बढ़ रहा है, और कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है, जीरो पे नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये लिखिए। तो हमने ऐसे करके दिखा दिया। फिर व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ ऐसे चला गया ये। अब आर स्क्वायर और आर के ग्राफ में क्या अंतर होता है, ये थोड़ी ज़्यादा इसमें ढाल होती है, ये होता है, होते दोनों हाइपरबोला ही है। देखिए जिन्हें ग्राफ बनाने नहीं आता वो ये समझ लें, अगर हमारा ई अनुक्रमानुपाती आर मिल गया होता, यानी इसी को हम बोला करते वाई अनुक्रमानुपाती एक्स, यानी वाई एक्स और एक्स अक्ष। हाँ दोस्तों, तो अगर ऐसा है तो जो ग्राफ हुआ करता है वो सीधी रेखा मिलता है, ये पहली शर्त है ग्राफ के लिए। ग्राफ जिन्हें नहीं पता वो एक बार लिख लें, और आपको ग्राफ फील होना चाहिए। ये अगर x अनुक्रमानुपाती y है, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती कैपिटल R और ये R होता, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दें तो ये R पर डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती तो हम सीधी रेखा ऐसे करके ऐसे सीधी रेखा बना दी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करा है, दूसरा देखिए तीन ही है बेटा, आसानी से समझा जा सकता है। अगर मान लो x अनुक्रमानुपाती y स्क्वायर या y अनुक्रमानुपाती x स्क्वायर, तो इसको हम बोला करते हैं पैराबोला, परवलयाकार। और परवलयाकार ऐसे करके बनते हैं, ये ऐसे करके बन जाए, कटोरा टाइप के, कटोरा मतलब परवलयाकार, और ऐसे करके बन सकते हैं। और ये कटोरा उधर को बना करता है जिधर एक की, जैसे इसके लिए हम लोग ऐसे बना सकते थे, इधर एक की घात होती है, उधर कटोरा खुलता है। ये कटोरा है जो जिधर एक की घात होगी खुलेगी, जैसे इसके लिए बनाते बेटा, तो कटोरे इसमें x की तरफ एक की घात है तो कटोरा कुछ ऐसे बनता है। इसको हम क्या करते हैं, पैराबोला, परवलयाकार। दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरा आपका ये हुआ करता है जो यहाँ पर बना हुआ है, यानी x जो तीसरा नंबर है, C नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं x अनुक्रमानुपाती y व्युत्क्रमानुपाती y, या x व्युत्क्रमानुपाती y स्क्वायर, या इसी का उल्टा कर सकते हो y व्युत्क्रमानुपाती x या व्युत्क्रमानुपाती y स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों इन्हें हाइपरबोला बोलते हैं, अति परवलयाकार ये होता है। वैसे टोटल जो बच्चों ग्राफ होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता पैराबोला, एक होता हाइपरबोला, जिनको हमें पढ़ना है फिजिक्स में। और जो चौथा होता है उसको हम सर्किल बोलते हैं, मतलब गोलाकार। और एक होता है इलिप्स, मतलब अति वृत्ताकार। एक हम कर दें वृत्ताकार और एक कहते हैं अति वृत्ताकार, मतलब तो वो और होते हैं, लेकिन उन्हें हमें ज़रूरत इधर नहीं है। मैथ वाले बच्चों को मैथ में पढ़ाया जाता है फिलहाल, तो हमें केवल 3 की ज़रूरत है। तो अब आपको फील है कि ये 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। बच्चों इनके ग्राफ बना सकते हो, ये V और R के बीच ग्राफ है, ये E और R के बीच ग्राफ है। तो चलिए ठीक है जो ये पहला केस ख़त्म हुआ। चलिए ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं। हमने कहा था गोले पर 2 केस संभव हैं, तो दूसरा केस था, अगर आप लोगों को याद हो, सेकेंड जो केस था, सेकेंड केस था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए।
ये था, मतलब ठोस अचालक गोले के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि एक ठोस कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन पर, चूंकि अचालक है तो इसके आयतन पर आवेश वितरित होगा। इसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर दे के रखे हैं, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और यहाँ से एक बिंदु ए है आउटसाइड पर, एक पृष्ठ पर एक बिंदु बी है, और इन साइड पर एक बिंदु सी है। इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो आर नॉट है, और जो इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर। आपको समझ में ही आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कैपिटल आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की केंद्र से जो दूरी है ये है स्मॉल आर, और इसके संपूर्ण आयतन पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश वितरित है। इन सभी आवेशों की जो वैल्यू वो कैपिटल क्यू है। अब फिर से हमें वही ए बी सी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए बी सी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी तो विद्युत विभव आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। करना बच्चों हमें वही काम है। तो चलिए ठीक है, माना करके लिख लें। माना हाँ बच्चों, हमने लिख लिया कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है ये, जिसके संपूर्ण आयतन पर कैपिटल क्यू कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। गोले के बाहर ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है, कैपिटल आर दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु बी है, वो आर नॉट दूरी पर आंतरिक बिंदु सी है। ये आर नॉट दूरी पर आंतरिक बिंदु सी है। इन तीनों बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना करना है। हमारा काम ये है जो हम जिस उद्देश्य के लिए चित्र बनाए। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, ए पर, बी पर, सी पर पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। गाउस की प्रमेय से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होती है, वहाँ हमने ज्ञात किया था, तो हमें ये चीज़ें पहले से पता है। तीनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात डेल वी बराबर माइनस ई इंटू डेल आर का उपयोग करके विद्युत विभव की गणना करते हैं। ये काम हमें करना है। तो चलिए पहले हम हेडिंग डालेंगे ए पर, आउटसाइड पॉइंट ए पर, सरफेस पॉइंट बी पर, और इनसाइड पॉइंट सी पर। तीनों पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। गणना करने के लिए पहले मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखूँगा, इसके पश्चात ये सूत्र लगाऊंगा, खत्म काम। तीनों पर यही करना है, और लिमिट लेना है। लिमिट आपको कैसे लेना है वो हमने देखा था। तो चलिए ठीक है, पहले हम देख रहे हैं आउटसाइड बिंदु बी पर, बिंदु ए पर, आउटसाइड, इसमें जो पहला नंबर डाल लीजिए, आउटसाइड पॉइंट ए, और ये आर बड़ा है कैपिटल आर से, यहाँ पर हम चाह रहे हैं पॉइंट ए पर। ठीक है बेटा, अब इसके लिए हम पहले क्या करें, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के लिख रहे हैं, के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, वही इसके पहले हमने करा था। तब विद्युत विभव के लिए हम लोग सूत्र लगा दें, डेल वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। वेक्टर आपको लेना हो तो वेक्टर कास जीरो आता है तीनों पॉइंट पर, तो कास जीरो हमने वेक्टर हटा के कास जीरो रखे थे, कास जीरो का मान 1 रख लिए। यहाँ हमने रखा बेटा ए टू अनंत वी अनंत बराबर माइनस, हमने कहा था ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट होती है, अनंत हमने यहाँ रख लिया। ई का मान के क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए ठीक, अनंत पर विभव शून्य माने तो वी ए माइनस 0 बराबर, ये पॉइंट थे तो पॉइंट चूँकि डिस्टेंस के सापेक्ष इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोग क्या करें, जो पॉइंट रखे थे पॉइंट की डिस्टेंस रख दो। तो एक की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो एक की जगह आर हो गया और अनंत की जगह अनंत। अनंत की डिस्टेंस अनंत भी माने, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं अनंत है, जो दूरी भी इसकी अनंत है, और पॉइंट का भी नाम हमने अनंत ही कहा है, या पॉइंट का कुछ और नया नाम दे दो
और डिस्टेंस रख दो, बात एक ही है। कुल मिला के यहाँ पॉइंट रखे हैं, हमने डिस्टेंस रख दिया के क्यू अपान आर स्क्वायर डी आर। सेम उत्तर आने वाला है वी ए बराबर, ये 0 था घट गया वही आ जाएगा। यहाँ के क्यू ले लो बाहर, माइनस ले लो बाहर। यहाँ 1 अपान आर स्क्वायर का जो समाकलन होता है माइनस का 1/r होता है, और लिमिट रख देना है r टू अनंत। अपर लिमिट यानी r की जगह पहले r, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में r की जगह अनंत रख दो तो 1/अनंत 0, मतलब माइनस का 1/r प्लस 1 0, कुल मिला के 1/r माइनस का था, और माइनस का पहले से था तो माइ प्लस का हो गया के क्यू अपान आर। सेम टू सेम निगमन आया जो इसके पहले हम केस नंबर पहले पे देखे थे। जो केस नंबर पहला था, मतलब हालो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए और सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर 3 के लिए एक जैसा केस बना था, तो वही सेम टू सेम निगमन हो। छापना चाहें तो छाप लीजिए या डायरेक्ट उत्तर ले लीजिए। लिख लो बेटा, समझ में आया होगा। पहले ए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, हमने लिखा। फिर वैद्युत विभव के लिए सूत्र लगाना है। यहाँ वेक्टर हटा के हमने काश 0 लग लिया, काश 0 का मान है मतलब वेक्टर हटा हुआ है। यहाँ पर हमने लिमिट ले ली ए से लेके अनंत तक, और यहाँ पर वैल्यू उठा के रखिए, उत्तर है। चलिए ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इन सरफेस पॉइंट बी पर, और बी जो ना बड़ा है ना बराबर है, कैपिटल आर के ही बराबर है। अब बी पर हम लोग निकालें तो बी पर जो सूत्र होता है यहाँ कैपिटल आर होता है। अब यहाँ कैपिटल आर, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो जो हमने डिस्टेंस लिया था यानी डी आर के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, तो यहाँ कैपिटल आर, यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ पॉइंट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर पता है, तो यहीं से हम लोग डी कैपिटल आर ले रहे हूँ, और इसी डायरेक्शन पर ई का भी माना गया। प्लस के सभी चार्ज हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो इधर है। तो कुल मिला के 0 अंश हो जाएगा। काश 0 का मान ये कि यहाँ कैपिटल आर रख लेते, यहाँ कैपिटल आर रख लेते, ई का मान कैपिटल आर रख लेते, ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल 0 से लेके बी तक लाना था, ये बी टू अनंत हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ बी का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, अनंत टू ये हो जाएगा। यहाँ हम कैपिटल आर टू अनंत कर देते, ये बी होता पॉइंट, ये बी पॉइंट होता, और ये कैपिटल आर होता, उत्तर हो जाएगा। ख़त्म बात, सब कुछ वही था। और फिर से बताएं, इसके पहले वाले केस से पूरा मैच कर रहा था, लेकिन आंतरिक जो बिंदु सी है, इसके पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिली थी सी पर, तो हमने तो दूसरी तरह से देखा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो तीसरा केस है, तीसरा केस डाल लो बेटा। तीसरा केस यहाँ सी पर जो है, यानी इनसाइड पॉइंट सी पर, और जो आर नॉट है सी की दूरी, आर नॉट छोटी है कैपिटल आर से, ये रख दिया। अब देखिए बेटा, फिर से यहाँ पर सी निकालें। सी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, याद ना हो तो याद दिला दूँ मैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ करता है के क्यू आर नॉट बटे आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, ये सूत्र होता है। जिन्हें मान लो नहीं, ये सूत्र नहीं पता कहाँ से आ गया, तो हमारा गाउस की प्रमेय के कुछ वीडियो पढ़े हैं, गाउस की प्रमेय करके कुछ वीडियो पढ़े हैं, उसमें गाउस की प्रमेय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4-5 पार्ट मैंने बनाया था, 4 पार्ट लगभग बनाया था। तो चौथे पार्ट में देखिएगा, लास्ट में सब लिखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम गाउस की प्रमेय में निकाल चुके हैं और इतना निकाले थे। फिर यहाँ पर हम फिर से सूत्र लगाए, सब कुछ यही करें। अब यहाँ से तोड़ना जोड़ना चालू करो। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है लिमिट को रखना, लिमिट को रखना। अब फिर से देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के बीच ग्राफ देखें बेटा, तो क्या हुआ करता है, पहले ये देखिए इतना कांस्टेंट है, चूँकि अंदर आर नॉट पर, अंदर अगर ये पॉइंट बदलेंगे तो आर नॉट बदलेगा, कैपिटल आर नहीं बदलेगा। जैसे
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गोला है, ये केंद्र है, ये केंद्र वो है, यहाँ पर मान लो हमने एक पॉइंट P रखा, यहाँ पर एक पॉइंट Q रखा, तो P और Q के लिए कैपिटल R क्यों बदलेगा? वो R नॉट बदलेगा ना बेटा। तो R नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं, बाकी ये पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ आप गौर से देखिए, तो यहाँ आंतरिक बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र अनुपाती होता है R नॉट, और आप ढंग से देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन है। कब तक? जब तक आप इनसाइड हैं तब तक ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे सरफेस के बाहर जाएंगे तो फिर हमने बाहर के लिए लिखा था E बराबर KQ/R का स्क्वायर, तो ये वर्ग के वित्त को अनुपाती यानी हाइपरबोला हो जाता। तो मतलब ऐसे करके ग्राफ होता है। तो और अगर हम लोग देखें इधर पे, तो ये गोला था बेटा, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये सरफेस आ गया, सरफेस में बिंदु B है, सरफेस के बाहर एक बिंदु A था और अंदर एक बिंदु C है। ये है एक, यहाँ पर बिंदु A था, सरफेस पर बिंदु B था, अंदर एक बिंदु C है, तो अंदर के लिए है। तो अगर हम लोग अंदर के कोई पॉइंट पर चाह रहे हैं तो हमारी जो लिमिट होगी यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से मैं चाह रहा हूँ तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक रखी जा सकती है। यहाँ कंटिन्यू फलन है, सातत्य फलन है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए बाहर से लेके अनंत तक, तो ये था, तो यानी बाहर से लेके अनंत तक के लिए ये ग्राफ बन रहा है, तो ये कंटिन्यू है। तो इसका मतलब जब हम लोग बाहर ले रहे थे तो यहाँ पर जो लिमिट रख रहे थे वो आप A से लेके अनंत तक ले रहे थे, B से लेके अनंत ले रहे थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो C से अनंत नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो है जो ग्राफ है ये आपका सातत्य नहीं है, यहाँ से लेके B तक है। तो हम लोगों ने उठा के रख दिया B। इसके पहले भी हमने यही करा था, इसके पहले वाला जो केस था उसमें भी हमने यही करा था। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा ये हमने B यहाँ पर क्यों लिया। माइनस रखे बेटा। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है इधर रखी जाती है, ये जो वैल्यू इधर, ये दोनों पॉइंट हमने रख दिए। E का मान रखे तो K कैपिटल Q अपान कैपिटल R क्यूब इंटू R नॉट, और यहाँ पर जो हम अवकलन करेंगे, यहाँ पर आपका dr होता है तो यहाँ dr नॉट के सापेक्ष कर दें, क्योंकि KQ अपान कैपिटल R क्यूब कांस्टेंट है, जो इसमें परिवर्ती है वो R नॉट है। इससे जितना बाहर को चलते जाओगे R नॉट बढ़ेगा, कैपिटल R ना घटेगा ना बढ़ेगा आंतरिक बिंदु के लिए, तो ये परिवर्ती R नॉट है। तो हम R नॉट के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसको लिख लें VC उसी तरह, और B पर अभी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। सूत्र हुआ करता है KQ अपान P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव रखना, तो KQ अपान कैपिटल R, अभी इसके जस्ट पहले निकाले थे हमने, रख लिया माइनस का। यहाँ जो पॉइंट रखे थे, पॉइंट को हम डिस्टेंस पे ले जाएं तो C का जो डिस्टेंस है वो R नॉट है, और जो B का डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, और KQ अपान R क्यूब इंटू R नॉट dr नॉट। चलिए ठीक, VC माइनस KQ अपान R बराबर, यहाँ आप क्या करो, इनको बाहर कर लो, माइनस KQ अपान R क्यूब हमने कर लिया बाहर। R क्यूब चूँकि ये कांस्टेंट है, हमें समाकलन करना है कैपिटल R और R नॉट के बीच, और R नॉट का dr नॉट के सापेक्ष। अब देखिए मैंने कहा था घात एक बढ़ा दो उतने का ही बटा कर दो, तो घात इसमें ऑलरेडी एक की है, तो अब हम कर देंगे 2 का, और 2 का ही बटा कर देंगे, इसको हम कहेंगे समाकलन। तो यहाँ मैंने कर दिया R नॉट का स्क्वायर बटे 2, और जो लिमिट रखनी थी वो ऊपर ये R नॉट थी अपर लिमिट, और इसकी जो लोअर लिमिट थी वो कैपिटल R थी, ये हमने रख दिया। अब एक बार R नॉट की जगह R नॉट ही रखना है, वो माइनस करके ये रख देना है। तो यहाँ पर VC बराबर लिखा KQ अपान कैपिटल R बराबर माइनस KQ अपान R क्यूब, और यहाँ रखा R नॉट का स्क्वायर बटे 2 माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इस बार मतलब इसको रख देना R स्क्वायर बटे 2, ये है। अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो VC माइनस KQ अपान कैपिटल R बराबर लिखा जा सकता है इसका, इसमें गुणा करते हैं
तो ये माइनस हो जाता प्लस, पहले इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, तो ये इसका इससे गुणा करते तो ये कट गया होता, KQ/2R बचा होता। गौर से देख लो बेटा। और प्लस माइनस का माइनस, KQ/R0 का स्क्वायर बटे 2R³ ये बचा। ये देखिए, पहले मैं ये इसको पहले कर लिया हूँ, चूँकि माइनस से प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, बाद में रख लिया। अब इसको उधर पक्षांतर कर लो। तो बेटा जब मैं पक्षांतर करता, इधर लिखे दे रहा हूँ, जब मैं पक्षांतर करता बेटा तो VC बराबर आ जाता, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो KQ/R ये आ गया, और प्लस KQ/2R ये आ गया, और माइनस KQ/R0 स्क्वायर बटे 2R³ ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो VC बराबर, यहाँ अगर आप हम लोग जोड़ते इसको तो KQ/R प्लस KQ/2R, तो एलसीएम आ जाता 2R, R से R कटता 2 बचता तो 2KQ, और प्लस 2R से 2R कटा तो KQ, कुल मिलाकर 2 और एक ये 3, तो 3KQ/2R, तो ये हो जाता दोनों जुड़ के, और माइनस KQ/R0 स्क्वायर बटे 2R³ ये हो जाता। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, K कॉमन है, Q कॉमन है, 2R कॉमन है, तो आप गौर से देखिए बेटा, तो यहाँ बचता आपका 3 माइनस R0 का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, ये इसका उत्तर होता है। खत्म, ये इसका उत्तर है। एक बार इसको ना समझ में आए तो एक बार फिर से बैक करके फिर से एक बार पूरा समझिए। लिमिट आपको समझ में आई होगी। C से B तक की हमने लिमिट ली है, क्योंकि ग्राफ सातत्य नहीं था, कंटिन्यू नहीं मिला था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। और इसके बाद हमने क्या करा, B की वैल्यू ये होती है, और C पर हमने जो है समाकलन कर दिया, समाकलन उठा के रख दिया, ये आया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये रखा, पक्षांतर किया। इधर प्योर मैथमेटिक्स, पूरा इधर उधर करे, जो कॉमन है कॉमन ले लिया, उत्तर है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके इन साइड पर भी निकालना सीख गए। अब इसका ग्राफ देख लो बेटा। अभी उत्तर आपका आया कितना, V बराबर यहाँ पर देख लो, पहले हम E के लिए रख लें, तो E अंदर के लिए E हुआ करता है KQ/R0 बटे R³। और मैं बता दूं कि इसमें से R इसके त्रिज्या और R0 आंतरिक बिंदु है, और बाहर जो सूत्र होता है KQ/R²। अगर हम लोग यहाँ ग्राफ बनाएं बेटा, इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित होता है। यहाँ अगर हम लोग ग्राफ E और R के बीच बनाएं तो ये आपका इधर इन साइड है और ये आउट साइड है, तो यहाँ अनुक्रमानुपाती होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, और इसके बाद वर्ग के बीच को अनुपाती है तो हाइपरबोला हो जाता है। ये आपका E और R के बीच ग्राफ होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें V बराबर, ये गोले के लिए, ये थोड़ी समझिए बेटा, यहाँ पर इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है, संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है, तो ये जो बाहर होता है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो आंतरिक बिंदु पर इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित है। तो इधर पर जो विभव होता है V बराबर सूत्र हुआ करता है KQ/2R, और यहाँ पर 3 माइनस R0 का स्क्वायर बटे R², कैपिटल R स्क्वायर, ये होता है। अब बाहर जो V होता है, तो V बराबर सूत्र होता है KQ/R, और पृष्ठ पर आपको पता होगा तो V बराबर आया था KQ/R। ये सरफेस के लिए B के लिए, बाह्य बिंदु A के लिए, आंतरिक बिंदु C के लिए अभी निकाले थे। अब देखिए दोस्तों, इसका हमें ग्राफ बनाना है V और R के बीच।
देखिएगा बेटा, ये आपका इधर पर इनसाइड कहलाएगा और ये आपका आउटसाइड कहलाएगा, ये त्रिज्या कैपिटल आर कहलाएगा। ये इनसाइड है और आउटसाइड है। अब देखिए इनसाइड पर कैपिटल के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इधर मैं इसको मिटा के समझाए दे रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है अंदर विद कुमानुपाती माइनस आर का स्क्वायर, माइनस आर का स्क्वायर। पहली बात रिजल्ट है बेटा कि अंदर जो विभव है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है। दूसरा देखिए ओ पर कितना है, ओ यानी केंद्र ओ पर, केंद्र पर, तो केंद्र के लिए जो आर नाट है वो 0 हो जाएगा। भाई यहाँ जो दूरी थी आर नाट मानते थे, आर नाट उठा के हम केंद्र पर ही आ गए, आर नाट 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वी ओ बराबर आ जाएगा के क्यू अपान 2r और इंटू 3, यानी 3/2 लिख लें, तो वी 3/2 और के क्यू अपान कैपिटल आर आ जाएगा। तो वी ओ बराबर लिखा जा सकता है 3/2 के क्यू अपान कैपिटल आर को पृष्ठ पर लिखते हैं, यानी वी सरफेस आ जाता है। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, जो केंद्र पर विभव होगा सरफेस का 2/3 यानी 1.5 गुना होगा, यानी केंद्र पर विभव ज़्यादा होगा और सरफेस पर विभव कम होगा। इसका मतलब यहाँ केंद्र पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस में कम होना चाहिए, और घटना ऐसे चाहिए, केंद्र पर सबसे ज़्यादा, सरफेस पर 1.5 गुना कम होना चाहिए, क्योंकि केंद्र पर 1.5 गुना 3/2 मतलब काट दो 1.5 आएगा, 1.5 गुना ज़्यादा तो सरफेस पर 1.5 गुना कम है, और घटेगा इसके अनुसार। और अगर याद हो तो मैंने अभी ये लिखवाया था 3 तरह के ग्राफ, तो दूसरे टाइप में अभी समझाया था अभी इसी वीडियो में। तो इसका मतलब ये आपका पैराबोला है, तो पैराबोला वो भी घट रहा है केंद्र से, ये ओ है बेटा, केंद्र की पोजीशन है, यहाँ सरफेस है, तो ये कुछ ऐसे गया, कटोरा, खुला कटोरा, कटोरे टाइप का हुआ बेटा ये, और कटोरा उधर खुला करता है जिधर घात 1 होती है, तो VC की घात 1 है इधर, अभी बताया था बेटा, ये कटोरा गया, और जैसे पृष्ठ पर ये पहुंचा ऐसे कटोरा, भाई ऐसे पूरा कटोरा बनता है यूं, लेकिन ये बाहर ऐसा नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। इसके बाद देखिए जैसे बाहर आ गया तो कहानी ये चालू हो गई, विद क्रमानुपाती, यानी V विद क्रमानुपाती R, तो आपको पता होगा कि ये हाइपरबोला को व्यक्त करता है, तो यहाँ से आपका चालू हो गया हाइपरबोला, और ये समांतर हो गए चोट के। ये इसका ग्राफ होता है, V और R के बीच ये ग्राफ है, और ये इसके बीच ग्राफ है, और केंद्र पर जो विभव होता है सरफेस का 1.5 गुना होता है। तो ये पूरा उतार लें उधर ही, ये जो कहानी है इधर ही कहीं रिजल्ट में उतार लेना है, वैल्यू रख के रिजल्ट में। तो इस तरह से हम लोग समान रूप से आवेशित गोले के कारण विभव के बारे में भरपूर चर्चा कर ली। अब देखते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल बचे। न्यूमेरिकल केवल मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसके पश्चात क्योंकि थोड़ी मैं फील करा दूं, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं दूं 11वां वीडियो रहेगा, जब मैं अगला वीडियो दूं तो तुम्हें मतलब अभी एक वीडियो और दूंगा इसका न्यूमेरिकल अलग करके, और अर्थिंग है अभी एक आया करता है, अर्थिंग वर्थिंग से जोड़ दें तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो देंगे, तो उसमें इसके क्वेश्चन पूरे डिटेल से कराए जाएंगे। तो केवल मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे करके खोखले गोले के लिए है, हालो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, कुल मिला के एच के लिए है, हालो स्फीयर के लिए है। हालो स्फीयर में देखे थे कि इधर जो विभव था बाहर के लिए सूत्र हुआ करता है के क्यू अपान आर, लेकिन अंदर किसी भी पॉइंट के लिए, अंदर अगर पॉइंट आ जाएगा तो उस समय पर जो विभव का सूत्र होता है वो हुआ करता है के क्यू अपान कैपिटल आर। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे करके कह दूँ, मान लीजिए यहाँ पर निकालने को कह दिया जाए, और इसकी त्रिज्या मान लो मैंने 4 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है,
लाइट की भी बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम है। तो 2 सेंटीमीटर है, तो रियल में जब आंतरिक बिंदु यहाँ पर ए पर हम विभव ज्ञात करेंगे तो वी ए बराबर के क्यू अपान यहाँ आर 4 रखेंगे ना कि 2, मतलब आंतरिक बिंदु पर ये डिपेंड ही नहीं करता, अंदर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ 2 की जगह हम लोग 4 रखे होते, 4 सेंटीमीटर गुणा भाग करे होते, उत्तर आया होता। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था कि आंतरिक के लिए अंतर अगर बिंदु है तो पृष्ठ का ही सूत्र रखते हैं, अंदर के लिए कोई सूत्र नहीं होता, पृष्ठ का ही सूत्र होता है अंदर में। तो चलिए ठीक है, इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो पर मिलेंगे। मान लीजिए कि मैं ऐसे करके इसकी त्रिज्या ए दे दूं, इसकी त्रिज्या बी दे दूं, और मैं पॉइंट यहाँ पर पॉइंट दे दूं, इस पॉइंट का नाम पी रख दिया जाए, इसकी जो त्रिज्या है वो सी हमने कर दिया, और वीपी बराबर तुमसे पूछ लिया जाए। तो देखिए बेटा वीपी गोले कितने हैं, 2, एक हालो गोला है, मतलब खोखला गोला है 1 और एक खोखला गोला है 2। तो वीपी बराबर हम लिखेंगे, मतलब विभव 1 के कारण भी निकालना है, विभव 2 के कारण भी निकालना है। 1 पर अगर आप लोग देखा जाए तो जो खोखला ये था, ये खोखला गोला था, तो जो पॉइंट है उसके इन साइड है, तो 1 के लिए हम इन साइड लिखेंगे। और अगर इस वाले दूसरे वाले गोले की बात करें तो जो पॉइंट बी था वो आउटसाइड था, तो इसके लिए आउटसाइड के लिए सूत्र लगाएंगे। इन साइड का कोई सूत्र नहीं होता, वही सरफेस का हुआ करता है। तो हम लिखेंगे के, दोनों पर चार्ज सेम है, मान लीजिए क्यू है, तो के क्यू अपान जो त्रिज्या लिखेंगे इसके लिए तो बी लिखेंगे, और प्लस के क्यू अपान दूसरे वाले के लिए इसके जो त्रिज्या लिखेंगे वो सी लिखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था। अब इसको हम लिख सकते हैं के क्यू, ये आपका 1/b प्लस 1/c इसका उत्तर होता है। चलिए इसकी चर्चा हम अगले वीडियो पर करेंगे, वीडियो नंबर 12 होगा, और इसकी और अच्छे से चर्चा करेंगे। और साथ में क्या होता है, इसको पृथ्वी से जोड़ दें, अर्थिंग वो कहलाती है, तो अर्थिंग से रिलेटेड सवाल और अच्छे बन जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अब इसका एक वीडियो और दे देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ठीक है।